ये हमारी पुस्तक है इटावा फाइल्स। ये अभी प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली ने पब्लिश किया है। ये पुस्तक मैंने इटावा में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी 20 दिसंबर 1989 और उसके बाद तत्कालीन जनता दल और उस समय के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी और उनके परिवारजनों द्वारा उस समय जो घटनाएं हुई हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर उत्पीड़न हुए हैं, उन सब का ये इंसाइक्लोपीडिया है। इसमें पूरी लिखी है उस समय से व्यवस्था परिवर्तन से लेकर के अखिलेश यादव के शासन तक, इनके चाचा शिवपाल यादव तक की कहानी। इसमें जो ये लिखा है, इसी में लिखा है कि ये पुस्तक ब्रजलाल की कलम से इटावा में राजनीतिक प्रताड़नाओं का लेखा जोखा है। ये बहुत बड़े प्रकाशन ने इसको छापा है और इसकी शुरुआत होती है 18 दिसंबर 1989 जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने और मुझे पोस्ट किया गया एसएसपी इटावा। मेरे होम सेक्रेटरी ए.के. रस्तोगी ने कहा, ब्रजलाल जी आप अपने बैच के पहले एसएसपी हैं, आपको मुख्यमंत्री के जिले का एसएसपी बनाया जा रहा है, आपको बधाई दूं या सद्भावना व्यक्त करूं? मैंने कहा साहब आप जानते हैं मेरी 13 साल की इंडियन पुलिस सर्विस में सीनियरिटी है और मैं जानता हूं हमारी उनसे कभी मुलाकात नहीं माननीय मुलायम सिंह जी से। मैं लखनऊ का कप्तान था, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, 84-86 में था यहाँ, तो मेरी कार्यप्रणाली से अच्छी तरह से अवगत है, संभवतः इसीलिए मुझे पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ पर मेरी पोस्टिंग इसलिए की जा रही है कि हमारा जो तेज तर्रार वर्किंग है उसको विरोधियों को प्रताड़ित करने में, उनको परेशान करने में इस्तेमाल किया जाए और वो मैं नहीं करूँगा। मैं गया 18 दिसंबर 89 को, माननीय मुख्यमंत्री जी 5 दिसंबर 89 को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और 18 को दिसंबर को जाने वाले थे अपने गृह जनपद इटावा। मैं उनके पास गया, उस समय वो मंत्रियों से घिरे हुए थे। मैंने कहा सर मुझे ना ले जाएं, आपको दिक्कत होगी। नहीं माने और मैं 2 दिन बाद 20 दिसंबर 89 को एसएसपी इटावा गया। मैं जब वहां पहुंचा तो मेरी पहली मुलाकात हुई और कहा गया कि देखिए मैं यहाँ कैंप कर रहा हूँ और दर्शन सिंह उसके आदमियों ने हैबरा सरस्वती शिशु स्थल स्कूल के कमरों में आग लगा दिया, डकैती डाली। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। दर्शन सिंह यादव इन्हीं को पहले सपोर्ट करते थे, लेकिन 1989 में जब इनको जिला परिषद का टिकट नहीं दिया गया अध्यक्ष का, तब वे इनके विरोधी हुए और 1989 में इनके विरुद्ध चुनाव लड़े और वो दर्शन सिंह यादव, इनका क्रांति रथ, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना दर्शन सिंह यादव जी करते थे। माननीय मुलायम सिंह जी इनको बड़ा भाई मानते थे और दर्शन सिंह यादव के 3 दर्जन भट्टे थे, आधा दर्जन राइस मिलें थी। तो मुझे कहा गया डकैती डाल दिया, तो मुझे आश्चर्य हुआ। बाल मैंने कहा मैं देखूंगा, वो मैंने पाया झूठा और उसमें हमने कोई कार्रवाई नहीं किया, जबकि अपेक्षा ये की जाती थी कि दर्शन सिंह के भाई वगैरह सब थे नामजद, सबको बंद कर दो। दूसरी घटना आती है 8 जनवरी 90। माननीय शिवपाल यादव जी खड़े हुए जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष के लिए। वो समझते थे कि भाई मुख्यमंत्री हैं तो कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, लेकिन हाकिम सिंह बड़े पुराने कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष होते थे। इटावा से छोटे सिंह यादव जी होते थे फर्रुखाबाद से। हाकिम सिंह जी खड़े हुए, कोर्ट थी तहसीलदार राम भरोसे लाल की और वहां पर उनको जो कैंडिडेट थे हाकिम सिंह, उनके आदमियों को पीटा गया और दबाव डालकर शिवपाल यादव जी ने अपने को जिला परिषद का अध्यक्ष घोषित, कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष घोषित करवा लिया और तहसीलदार की फाइल फाड़ दी और राम भरोसे लाल पर दबाव डालकर हाकिम सिंह के आदमियों पर मुकदमा लिखा दिया गया कि तहसीलदार से मारपीट की और फाइल फाड़ दी। मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये घटना 8 जनवरी 90 के 2 दिन बाद डीएम के सिन्हा का फोन आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया था कि गिरफ्तारी नहीं हुई। मैंने कहा भाई आप भी जानते हो, आपके तहसीलदार है। खैर हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनके पास गया, मुझे अब भी उनके शब्द याद हैं। मैं जानता हूं वो केस झूठा है
लेकिन ये गाली देकर के इनकी हिम्मत हो जाए मेरे भाई का विरोध करें और आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। मैंने साहब गलत केस में गिरफ्तारी नहीं होती। मात्र 10-12 दिन के बाद भी हम और माननीय मुख्यमंत्री जी टॉकिंग टर्म पर नहीं थे। मैं चाहता था मेरा तबादला हो जाए, लेकिन इन परिस्थितियों में काम मैं कर रहा था और मीडिया भी मेरे सपोर्ट में थी, तो शायद कि बदनामी न हो, मेरा तुरंत तबादला नहीं किया गया। इसी तरह से कई घटनाएं इस पुस्तक में हैं, चाहे वो विद्याराम कोरी की हत्या हो, चाहे वहां के कहानों को वहां से भगा दिया गया हो गंगापुरा से, और ये अत्याचार होते रहे। अपनी पहली बजट में माननीय मुलायम सिंह ने कहा इटावा का प्रत्येक आदमी अपने को मुख्यमंत्री समझे, और उसके बाद तो और कहा कि हम सत्ता परिवर्तन कर दिए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने वाले हैं, और व्यवस्था परिवहन के नाम पर जो तांडव पूरे प्रदेश में मचाया गया, विशेषकर इटावा में, उसका वर्णन करना बहुत ही जो है मैं कहूँगा बड़ा ही दर्दनाक है, दुखदाई है। और उसके बाद उसका ये हुआ जहाँ पाओ तहाँ जमीन कब्जा कर लो, विरोधी को पीट दिया, मार दिया, जमीन कब्जा कर लिया। गए अपने बच्चे का एडमिशन कराने, प्रिंसिपल ने कहा नहीं इस कैटेगरी में नहीं है, मेरिट कम है, उसको पीटा। डॉक्टरों को कहा इनसे निपट लो, डॉक्टरों की पिटाई। तो पूरे देश में तांडव हुआ। और अखबार ने जो सही लिखना शुरू किया तो अखबारों को भी जो है उस समय ही दैनिक जागरण के दफ्तर हजरतगंज में हल्ला बोल दिया गया। और इसमें किस तरह से विरोधियों खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाए गए हैं, एक पूरा चैप्टर हमारी पुस्तक में है। और इसमें एक घटना का जिक्र मैं करना चाहता हूं। 12 सितंबर 1996 जसवंत नगर का चुनाव होना था। माननीय शिवपाल जी कैंडिडेट थे। कोर्ट में गए, सिटी मजिस्ट्रेट के सैकड़ों लोग उसमें घुस गए, और उसमें घुस गए। उसी बीच में खचाखच भरे हाल में एक गोली चलती है, जिसमें इंस्पेक्टर आरपी यादव घायल हुए, बाद में मारे गए। दूसरा हवलदार सुरेंद्र, वो छेद कर गोली उसको लगी, घायल हो गया। अब उसके बाद हल्ला मच गया। इनके गनर शिवपाल यादव जी के एक साजिश के तहत अपनी कार्बाइन और 192 कारतूस पुलिस लाइन में जमा करा दिया, जिससे ये कह सकें कि कारतूस 192 जो इशू हुए वो पूरे हैं, तो ये गोली कैसे चल सकती है। और उसके बाद एक कारतूस वहां से मिला, और जब मिलान हुआ तो शिवपाल यादव के गनर राजेश की कार्बाइन से चले थे। फोरेंसिक जांच हुआ, उस पर चार्जशीट लगी, 4-5 दिन में सीआईडी में चला गया मुकदमा। प्रेसिडेंट रूल था, और उसमें जो और चीज आनी थी, और सबसे मजेदार चीज ये रही, शिवपाल यादव जी ने दर्शन सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया कि उनके ऊपर गोली चलाई गई है, जिससे ये मारे जाएं। तो दर्शन सिंह यादव उनके आदमियों को नामजद कर दिया गया। अब खचाखच हाल में दरोगा ही तक तो गोली लगती है, हवलदार पर ही क्यों लगती है? वो हवलदार जो था वो इनके मित्र प्रदीप यादव जो विधायक रहे उनका तलब था। आरपी सिंह यादव मारे गए, और उसमें आरपी सिंह इंस्पेक्टर मारे गए। और ये था उसका मकसद, एक तो दुश्मन को फंसा दिया जाए, वो अपना इसी मर्डर केस में दौड़ते रहें, जिससे जसवंत नगर चुनाव क्षेत्र में समय ना दे पाए। और दूसरा था कि माननीय शिवपाल जी को बड़ा खतरा हो गया है और उनकी सुरक्षा बढ़ जाए। तो इस खेल में एक दरोगा को मार दिया गया, और सीआईडी ने उस समय प्रेसिडेंट रूल था, दबाव में खाली एक चार्जशीट लगा करके, वो भी बड़ी ढीली चार्जशीट जो 2005 में कोर्ट से छूट गई, राजेश यादव गनर शिवपाल यादव को छोड़ दिया। दूसरा घटना जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसको मैंने पूरे कैरियर में झेला है, और वो हुआ था 8 अप्रैल 1990। शाम को मेरे पास फोन आया, एक यादव जी आए, टीचर थे, इन्हीं के परिवार के एक बड़े नेता ने मुझे फोन करके बताया कि साहब आप मदद नहीं करेंगे तो इनकी जो है जमीन चली जाएगी। यादव जी आए, मैंने उस पर लिखा थानाध्यक्ष सिविल लाइन को कि साहब इस पर कार्रवाई किया जाए। थानाध्यक्ष थे शिवपाल यादव, शाह आलम खान। उन्होंने उस पर कार्रवाई के लिए जब पहुंचे तो शिवपाल सिंह यादव के आदमी जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, उसमें अधिकतर इनके गांव सैफई के थे। थानाध्यक्ष उसको 22 आदमियों को ले आए थाने पर, और थाने पर ला करके उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया। उसके बाद सैफई के प्रधान
उनका भी नाम था दर्शन सिंह यादव जी, जिनको जस भारती दिया गया। और उनके 2 आदमी गए थाने पर, थानाध्यक्ष से मारपीट की और उसके बाद थानाध्यक्ष ने उन तीनों को बंद कर दिया। 25 बंद हो गए। किसी ने शिवपाल जी को खबर की और इन्होंने 100-150 हथियारबंद आदमी लेकर के थाना सिविल लाइन पर हमला कर दिया और हमला करके सभी मुलजिम छुड़ा लिए गए। थाने में तोड़फोड़ की गई और थानाध्यक्ष को खींच करके वहीं थाना परिसर में बरामदे में लात, जूते, घूंसों से मारा गया। डीआईजी थे गुंगेश, वो डीआईजी भी नहीं थे, एसपी रैंक थे, माननीय मुलायम सिंह जी के खास थे। तो एसपी रैंक को कानपुर जो सबसे बड़ा रेंज था उसका डीआईजी इंचार्ज बना दिया गया था। वो पहुंच गए और पहुंचने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि साहब, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि शिवपाल जी को आज ही क्लीन चिट दी जाएगी और इंस्पेक्टर शाह आलम खान को जेल भेज दिया जाए। मैंने कहा सर क्या कह रहे हैं आप, ये तो गलत है। उन्होंने कहा कुछ भी हो, मुख्यमंत्री जी की ही इच्छा है। मैंने कहा था जब तक मैं हूं तब तक ना आप कर पाएंगे ना मुख्यमंत्री जी कर पाएंगे। और उसके बाद शाह आलम खान बुलाए गए और उन्होंने जब पूछा क्या हुआ तो जैसे उसने कहा शिवपाल जी थाने पाए इतने लोगों को लेकर के, तो डीआईजी प्रभारी जो एसपी थे गुंगेश, 72 बैच के आईपीएस के थे, उन्होंने कहा ऐसा सच बोलने से क्या फायदा जिसके हाथ पैर कट जाए, शिवपाल जी तो वहां गए ही नहीं। और वो बेचारा बड़ा इमोशनल हो गया। उसने कहा सर मेरे मानवाधिकार भी हैं, संविधान में अधिकार भी हैं, मैं भारत का नागरिक हूं। डीआईजी गुस्से में कागज फेंका, लिख इस्तीफा, जबरदस्ती लिखवाऊंगा। और उसके बाद मैं डीआईजी को कहा, मैंने कहा सर जब तक मैं हूं आप नहीं कर सकते। मैंने कहा सालम चल मुकदमा कायम कर। और 8 अप्रैल 90 को शिवपाल जी के खिलाफ इनके आदमियों के साथ मैंने थाना सिविल लाइंस में थानाध्यक्ष से मारपीट, वहां तोड़फोड़, इसका मुकदमा कायम करवाया था। डीआईजी ने जो मुलजिम छुड़ा लिए गए थे उनसे एप्लीकेशन लेकर 4 मुकदमे फर्जी कायम करा दिए शाह आलम खान के खिलाफ। बाद में ये मुकदमा सीआईडी में गया, मेरा ट्रांसफर कर दिया गया और बड़ी लंबी कहानी जिस पुस्तक में प्रताड़नाओं का सिलसिला है। उसके बाद नैनीताल ट्रेनिंग में 20 बटालियन पीएसी आजमगढ़, ईओडब्ल्यू सीआईडी, मुझे जो है मेरा पीछा किया जाता रहा। सीआईडी के एसपी थे एसके रिजवी, अब स्वर्गीय हैं, वो गए और सीआईडी में तो बरसों लगते हैं मुकदमे में। 10 दिन में थानाध्यक्ष के खिलाफ फर्जी मुकदमे में चार्जशीट लगा दी गई और मेरे खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन इंस्टीट्यूट हुआ और उसमें दिया गया मेजर पेनाल्टी की कार्रवाई जिसमें बर्खास्त किया जा सकता है। और उसके प्रताड़नाओं का जो मेरा दौर रहा है वो इस पूरी पुस्तक में है। और साथ ही साथ इटावा में क्या हुआ है, किस तरह से विरोधियों पार्टियों के खिलाफ मुकदमे फर्जी कायम करा जाते थे, किस तरह से प्रताड़ना की जाती थी, किस तरह डकैत सिरपत यादव को पहले कहा जाए, जिसके ऊपर इंटर स्टेट गैंग का लीडर था, कहा गया इसको गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई किया जाए। खिचड़ी के दिन 14 जनवरी 90 को इनकाउंटर हुआ, उसमें गैंग का नंबर 2 भूरा यादव मारा गया, सिरपत यादव बच गया। भूरा यादव गैंग का नंबर 2 था, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से वांटेड था। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, मैंने तुरंत बताया और वहां जब बताया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को, कहा क्या भूरा यादव मर गया, अरे वो तो मेरे गोत्र का कमरिया है। और उसके बाद मुझे 18 जनवरी गुंगेश भेजे गए। मैंने 4 लोगों को छुड़ा लिया था जिसको गैंग ने अपहरण करके फिरौती मांग रहे थे, जान बचाई थी उनकी। गुंगेश गए, वो तोते एक तरह बोल रहे थे, अगर वो नहीं होते तो शायद मेरे सभी पुलिस जनों के खिलाफ मेरे खिलाफ हत्या का मुकदमा करवा देते। मुझे डीजीआरपी माथुर ने बुलाया 18 जनवरी 90 को और कहा कि मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। उतने कमजोर थे, इतने डरपोक थे, कहा कि आप ही बोलिएगा मैं खाली सुनूंगा। मुझे कालिदास मार्ग पर बुलाया गया, डीआईजी गुंगेश, मैं, मेरे डीजी, और कहा गया, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, गुंगेश साहब जैसे जाटों में गोत्र होता है वैसे हमारे अहीरों में गोत्र होता है। सिरपत यादव घोसी गोत्र का है और ये कमरिया गोत्र का है, तो घोसी वैसे नाखुश हो गए। और ये मेरे गोत्र का है नंबर 2 गैंग लीडर, ये मारा गया, इससे मेरे बिरादरी के लोग नाखुश हो गए। इसके भरपाई के लिए पूरा थाना सस्पेंड कर दिया जाए, तभी इसकी पूर्ति होगी। मेरे डीआईजी बोले, मैं तुरंत बोल उठा, हमने कहा सर एक अच्छा काम हुआ है, 4 लोगों की जान बचाई गई है
और अभी कहा जा रहा है कि रामाश्रय फक्कर गैंग पर कार्रवाई की किया जाए। अगर मैंने अच्छा काम करने वाले को दिन दहाड़े हुई मुठभेड़ में 4 लोगों को बचाने में अगर सस्पेंड कर दिया तो गैंग से, चंबल के गैंग से कौन लड़ेगा? मेरा इतना सुनना था, मुख्यमंत्री जी उठ करके चले गए और मेरे डीजीपी बोले सर मैं करता हूं। मैंने कहा जब तक मैं हूं तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये इटावा फाइल जो है ये प्रताड़नाओं भरी कहानी है और ये अभी प्रकाशन, सबसे बड़ा प्रकाशन इसको छापा है और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इसमें एक सभी अधिकारियों के लिए इसको पढ़ने लायक है कि सिद्धांत पर लड़ने वाले अफसरों के खिलाफ क्या क्या किया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली सत्य की जीत होती है। उस समय समझा गया मेरा कैरियर खत्म हो गया, लेकिन मैं डीजीपी भी बना, रिटायर्ड होने के बाद चेयरमैन एसटीएससी कमीशन बना, राज्यसभा का सदस्य हूं। तो प्रभु सब देखता है और जीत तो सत्य की होती है। जय हिंद।